हम बात करेंगे आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से डेंटिस्ट डॉक्टर जितेंद्र सराफ, जो आपके दांत से जुड़े समस्या और समाधान के साथ आपके सवालों का जवाब भी देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल दांतों की जो समस्याएं हैं वो सभी को हो रही हैं, खासकर बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो आखिरकार क्या वजह रहती है, क्या कारण रहता है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा परेशानियां ये बढ़ गई हैं दांतों की? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के दिन देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि हम बाकी सब चीज़ों पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं, बट दांतों के प्रति अगर कोई बात आती है तो हम दांतों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं हो पा रहे हैं। मेन यही सबसे बड़ा कारण है कि हम दांतों की ब्रशिंग बहुत अच्छी नहीं कर रहे हैं, और हमारे खान पीन के जो पदार्थ हैं वो इतना वेरिएशन आ गया है उसमें कि हम स्टिकी फूड ज़्यादा खा रहे हैं। वो जाके हमारे दांतों में जमता है, हमें दांतों की सड़न पैदा करता है, हमें मसूड़ों की प्रॉब्लम कॉज करता है और अन्य प्रॉब्लम दांतों से रिलेटेड कॉज करता है। डॉक्टर साहब, आपने मसूड़ों की बात की, तो क्या वजह रहती है जो मसूड़ों की साफ तरीके से सफाई नहीं हो पाती है? ब्रशिंग तो चलिए कर लेते हैं, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में सोने से पहले ब्रशिंग कर लेते हैं, लेकिन मसूड़ों की सफाई सही तरीके से हो पाए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? मैम, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मसूड़ों की सफाई के लिए कि हर व्यक्ति, जैसे आपने बोला कि हम कैसे भी करके सुबेरे या शाम के दांतों की सफाई कर लेते हैं, बट कोई भी ना मसूड़ों पे ध्यान नहीं देता, बट वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम दांतों की, हमारे ये दांत हैं, हम दांतों की तो सफाई कर ली, बट दांतों की सफाई के बाद हमें उंगलियों से हमें मसूड़ों की मसाज भी करनी चाहिए। ये जो मसूड़े होते हैं हमारे, अगर हम इसके मसाज करते हैं तो वो हमारे दांतों की जो हड्डियां अंदर होती है उसके ब्लड सप्लाई को स्टिमुलेट करता है और हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमें फॉलो करना चाहिए वो है कि हमें हमेशा आफ्टर ब्रशिंग एक बार मसूड़ों की उंगलियों से, सिंपल उंगलियों से मसाज करनी चाहिए। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्रशिंग करने से लोगों के मुंह में या फिर मसूड़ों में ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, या फिर पायरिया उनको हो जाता है। वो किन वजह से होता है? क्या इसका भी कोई मुख्य कारण है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ब्रशिंग करने के कारण या और कोई कारण से खून निकलना नहीं होता है। बेसिकली खून निकलना या जो पायरिया के लक्षण होते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम ब्रशिंग बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा समय तो कर रहे हैं, बट जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं। करने का मेन तरीका क्या होता है मैडम? ये हमारा दांत है, ये हमारे गम्स हैं, ये जो जंक्शन होता है, हमारी गंदगी यूजुअली वहीं जमा होती है। अगर वो गंदगी बहुत दिनों तक वहाँ जमी रही तो वही पायरिया का लक्षण पैदा करती है, जैसे हमारे मुंह से खून निकलना, हमारे मुंह से बदबू आना, हमारे दांतों के बीच में गैप बढ़ना, हमारे दांतों का हिलना और फाइनली उन दांतों का लॉस हो जाना। ये एक मुख्य लक्षण है जो हमें ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग केयर, डेंटल केयर। बिल्कुल, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे बच्चे इवन और जो युवा होते हैं वो भी ब्रशिंग तो अच्छी तरीके से करते हैं, गम्स को भी बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो ब्रीदिंग होती है वो ठीक नहीं होती है, स्मेल करना शुरू कर देती है, या फिर बहुत सारी परेशानियों से वो जूझते हैं। परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो असहज महसूस करना शुरू कर देते हैं। कैसे इन सारी चीजों को दूर करें? जी हाँ, अभी जो युवाओं में देखा जा रहा है मैडम, क्या हो रहा है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जा रही है हमारा जॉ साइज छोटा होता जा रहा है। जॉ साइज छोटा होने के कारण हमारे दांतों में इतनी स्पेस नहीं होती कि प्रॉपरली सारे दांत अच्छे से इरप्ट हो सके। हमारे दांत सब आड़े तिरछे आने लग जाते हैं। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हर व्यक्तियों में पाई जा रही है, हर यंग जनरेशन में पाया जा रहा है।
इस चीज़ को करेक्ट करने, तो हम जब ब्रश करते हैं, जब यंग जनरेशन इसको ब्रशिंग करेगा वो बहुत अच्छा केयर भी कर रहा है, बट जो क्राउडिंग वाले दांत हैं वहाँ जाके जो गंदगी जमा हो रही है वो ब्रशिंग से नहीं निकल सकती जी। तो ऐसे यही मेन कारण होता है कि उनको तभी भी ब्लीडिंग हो रही है, तभी भी प्रॉब्लम हो रही है, मुंह से बदबू आ रहा है। इसका करेक्शन हमें क्या करना चाहिए कि 12 से 20 साल के बीच में, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है लाइफ का। अगर हमारे दांतों में ऐसे क्राउडिंग पाया जा रहा है तो हमें तुरंत एक डेंटिस्ट से मिलके हमारे क्राउडिंग को करेक्शन का उपाय जान के उसका करेक्शन करवाना चाहिए। तो अच्छा, हमें डॉक्टर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जी, क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है? किसी बच्चे को अगर आड़े टीड़े, जैसा कि आपने कहा कि दांत निकल रहे हैं, तो क्या ये जेनेटिक होता है या फिर नॉर्मली किसी को भी हो सकता है? ये जेनेटिक तो वैसे नहीं है, बहुत रेयर चांस है, 1% चांस ले सकते हैं कि जेनेटिक होगा। 99% तो चांसेस यही हो रहा है मैडम कि हम आए हैं मंकी से, रिसस मंकी से। उनका जबड़ा इतना बड़ा हुआ करता था, वो धीरे 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 डिकेड टू डिकेड वो साइज छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे दांत तो आने हैं 32, बट जगह नहीं मिलने के कारण वो सारे आड़े तिरछे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जेनेटिक नहीं है, ये बेसिकली एक वेरिएशंस है जो एज के साथ होता जा रहा है, डिकेड्स के साथ होता जा रहा है। इससे बचने का क्या उपाय है? कौन सी उम्र में बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए? कौन सी सही वो उम्र होती है डॉक्टर साहब जिसमें बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाया जा सकता है? अगर कोई नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है और जब उसका 6 महीना हो जाता है और वो सबसे पहला दांत उसके मुंह में आता है, तब हमें एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करके अबाउट हिज ओरल हाइजीन सीखना चाहिए, जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं। उसके बाद जब बच्चा के सारे दांत आ जाएं और उसके दूध के दांत रहें और उसके सारे दांत आने के बाद जब वो खाना पीना शुरू करता है, उस समय हमें बच्चे को ले जाके उसको ब्रशिंग टेक्निक एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उसको सिखवाना चाहिए। उसके बाद जब वो बच्चा 12 से 20 साल के बीच में रहे, अगर उनके दांतों में क्राउडिंग दिख रहा है तो हमें डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उस क्राउडिंग को करेक्ट कराना चाहिए। और एक अडल्ट को हमेशा हर आफ्टर 1 ईयर, एवरी ईयर ही शुड विजिट टू अ डेंटिस्ट और उनको कंसल्ट करना चाहिए अबाउट द ओरल हाइजीन। जी डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी बच्चों के दांतों में ये देखने को देखा है कि वो ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं या फिर ब्रश वो ठीक से नहीं करते हैं, कई दिनों बाद ब्रश करते हैं तो उनके दांत उनके झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत सारी समस्या देखने को मिली है। तो क्या उस केसेस में बच्चों के दांत दोबारा आ जाते हैं सारे दांत झड़ने के बाद? जी, अगर वो बच्चा का दूध का दांत है जो यूजुअली 1 से 12 साल तक रहता है, अगर वो दूध का दांत है तो यूजुअली वो आ जाएगा। अगर इस बीच में कोई परमानेंट डेंटिशन में अगर वो सड़न लग गई है और वो दांत झड़ गया है तो फिर वो इरप्ट नहीं होगा। और इसका कारण क्या रहता है? स्टेज में एक बच्चे में दूध का दांत होता है और इसका मुख्य कारण है कि अब जो पाया जा रहा है बच्चों में वो है नर्सिंग बॉटल केरीज। मतलब जो बच्चा अब दूध पीता बच्चा होता है उसे पेरेंट्स यूजुअली सोते समय ही दूध पिलाते पिलाते सुला देते हैं। तो मुख्य कारण है कि जब वो सोते सोते पिलाते हैं तो जो दूध का अंश मुंह में रह जाता है वो एक केरीज को डेवलप करता है, जो बच्चों में बहुत पाया जा रहा है, जिसको नर्सिंग बॉटल केरीज बोला जाता है। और इसी के कारण यूजुअली बच्चों में दांतों में बहुत सारी सड़न पाई जा रही है जी। प्लस आजकल बच्चे को कुछ भी हुआ नहीं कि उनको चॉकलेट दे दिया, बेटा चुप हो जाए, ले चॉकलेट खा ले। चॉकलेट तो खिलाइए बट उसके बाद उसको वापस अच्छे से धुलवाना जरूरी है, मतलब माउथ वॉश कराना जरूरी है, ताकि जो चॉकलेट वो खाया है वो दांतों में जो चिपक गया है वही सड़न पैदा कर रहा है। बिल्कुल। और ये भी बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो गई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं और इवन पेरेंट्स जो होते हैं इन सारी चीज़ों में डॉक्टर साहब ध्यान नहीं देते हैं और लापरवाही बरतते हैं, जिसका खामियाजा उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी जानकारी दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो दांतों की वजह से, खराब दांतों की वजह से होनी शुरू हो जाती हैं, लापरवाहियां बरतना शुरू कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां ऐसी कौन कौन सी होती हैं जो उत्पन्न शुरू हो जाती हैं? मैम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में और भी गहरे प्रभाव कर सकती है। अगर हमारे मुंह की सफाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है तो हमें डायबिटीज़ हो सकता है, वो डायबिटीज़ को प्रोवोक कर सकती है। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ है और मुंह में अगर गंदगी है
तो वो डायबिटीज़ उसका बढ़ाने में मदद करेगी। अगर हमें मुंह की गंदगी है तो वो हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी कॉज कर सकती है। वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी बहुत इफ़ेक्ट डाल सकती है। वो हमें लीवर की डिजीज़ में इफ़ेक्ट डाल सकती है। वो हमारे पैंक्रियाज में इफ़ेक्ट कर सकती है। हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कर सकती है। हमारे दांत अगर अच्छे से नहीं है और हम खाना चबा के नहीं खा रहे हैं तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तो देयर आर मल्टीपल डिजीज़ जो हमारे मुंह से रिलेटेड है और हमें इसीलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारे मुंह पे। जी, लेकिन डॉक्टर साहब कई बार मैंने ये भी देखा है, क्योंकि अगर कोई दांत अगर लगवाता है, दांत अगर या फिर कैप चढ़वा लेता है, तो उस दौरान भी सही तरीके से या सही अच्छी क्वालिटी का कैप अगर नहीं चढ़वाया है तो उस दौरान भी बहुत सारे जैसे अल्सर की प्रॉब्लम हो गई वो भी देखने को मिलती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, ये भी देखने को मिला है। क्या ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है? जी नहीं, ये कैप के कारण कभी भी छाले नहीं होते। बहुत रेयर चांस होता है कि कैप के कारण छाला हुआ हो। छाला बेसिकली होता है हमारे इनडाइजेशंस के कारण जी, या अगर हमारे दांतों में कोई नुकीला दांत रह गया है तो उसके कारण बेसिकली छाला होता है। और वो ही छाला अगर बहुत दिनों तक रह गया, हम कारण को नहीं हटाए, तो वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बोला है मैडम। छाले पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। एक आम पब्लिक, कभी भी आप डेंटिस्ट से डरिए नहीं। आपको अगर छोटा सा भी छाला हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि मेरे को इस दांत के कारण वो छाला हो रहा है, आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए। उस दांत को हल्का सा वो ट्रिम कर देंगे और आपका वो छाला होना बंद हो जाएगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो आगे चल के बहुत बड़ी डिजीज मतलब ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल, और इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और छालों को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए। और डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों में अक्सर ये देखने को मिला है, बच्चों पे मैं इसलिए फोकस ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर ही ये सारी चीज़ों को लापरवाही करते हैं, बच्चे नहीं बताते हैं अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। छाले बच्चों को अक्सर होना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर वो खाते हैं उस दौरान उनको छाले होना शुरू हो रहे हैं। ऐसे केसेस में पेरेंट्स को क्या कदम उठाने चाहिए और क्या उपाय इसके हैं? पेरेंट्स को यही कदम उठाना है कि जब से बच्चा पैदा हुआ है और जब तक उनके साथ वो रह रहा है, हर स्टेप में उन्हें गाइड करना है कि बेटा ओरल हाइजीन कैसे आपको रखना है। मुंह में अगर कोई भी आपको तकलीफ है आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। और अगर वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है अपना सारा काम छोड़ के उन्हें तुरंत एक बार जरूर डेंटिस्ट से मिलवाइए, ताकि उनकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। अगर पेरेंट्स ही उस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे को लगता है ये तो बहुत नेग्लिजिबल चीज़ है, पापा को भी ध्यान नहीं है, मम्मी को भी ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी अपना ध्यान दांतों की तरफ से हटा देते हैं जी। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को खुद पे तो ध्यान रखना है, साथ में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है और पेरेंट्स को भी बच्चों पे ध्यान रखना है जी। डॉक्टर साहब, एक और मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि टूथब्रश को लेकर, चूंकि बच्चों के लिए कौन कौन सी एज में कौन कौन से टूथब्रश यूज करना चाहिए और क्या एज के अकॉर्डिंग टूथब्रश इस्तेमाल किए जाने चाहिए? टूथब्रश जो है वो बच्चों के लिए छोटे हेड वाले यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बड़े हेड वो रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे। बड़े हैं तो वो एक नॉर्मल हेड टूथब्रश आते हैं, हमें वो यूज़ करना चाहिए। हमें बहुत एक्सपेंसिव ब्रश या बहुत ज़्यादा कोई जिग जैग ब्रश या कोई इस टाइप की ब्रशेज यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल ब्रश, जिस भी ब्रश में लिखा हो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश, हमें वो ही ब्रश उपयोग में लाना चाहिए जी। और ब्रशिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेज रहेगी तो ही वो दांतों के बीच में जो बनावटी है, जो गड्ढे हैं, वो वहाँ जाके उसको साफ कर पाएगी। अगर हम हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे वो हमारे गम्स को भी इंज्योर करेगा, एज वेल एज हमारे दांतों के बीच में जो गड्ढे हैं जहाँ पर हमें सफाई करने की आवश्यकता है वो उसको नहीं कर पाएगी जी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कैविटी की प्रॉब्लम आजकल सभी को हो रही है, बच्चों से लेकर महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हों या फिर इवन जो मेल्स होते हैं उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, जेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कैविटी में देसी नुस्खे कारगर होते हैं? अगर होते हैं तो कब तक कारगर होते हैं? क्या उसमें डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है?
देखिए, अगर हमारे दांतों में कैविटी बनना शुरू हो गई है, सबसे पहले तो हमारे दांतों में हमको ये ध्यान रखना है कि कैविटी नहीं बने। उसका ध्यान रखने का तरीका यही है कि कहीं भी खाना फंस रहा है, हमें तुरंत डेंटिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। अगर वो इनिशियल स्टेज होगा, वहाँ अगर फिलिंग हो पाएगी तो डेंटिस्ट फिलिंग कर देगा, तो आपके दांतों में कैविटी नहीं बनेगी। अगर किसी कारणवश आप ध्यान नहीं दिए और उसमें कैविटी बनना शुरू हो गई है, तो हमें उस कैविटी को तुरंत जाके डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उस कैविटी को वो क्लीन करके वहाँ फिलिंग कर देंगे, तो भी हमारा बचाव हो सकता है। हम उस समय भी लापरवाही कर देते हैं, वो कैविटी और अंदर चले जाती है, वो हमारे डेंटिन और पल्प तक चले जाती है, हमें दर्द का एहसास करने देती है जी। उस समय अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग और ये सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और फिर वो पेशेंट का बजट में भी उसको फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जैसे ही छोटा सा भी सड़न दिखे या छोटी सी भी कैविटी दिखे, तुरंत डेंटिस्ट को अप्रोच करके उस चीज़ से निजात पाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होना शुरू होती है, कौन से समय में होना शुरू हो जाती है, क्या इसकी भी कोई मुख्य वजह है? हाँ, सेंसिटिविटी बहुत अच्छा टॉपिक आपने बोला मैम। अगर हमारा ये दांत है और दांत को अगर हम ऐसे इस डायरेक्शन में, इस दिशा पे बहुत रगड़ के दांतों को घिस रहे हैं, तो हमारे दांतों के साइड के हिस्सों में ना गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो गड्ढा होता है वो हमारे अंदर के डेंटिन को एक्सपोज कर देता है, और इसीलिए जब हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो हमें झंझनाहट होती है। बिल्कुल। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें ब्रशिंग जो है वो बहुत गोल घुमा के करना है, हमें इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें सेंसिटिविटी हो रही है तो डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उससे निजात पाना चाहिए, प्लस एक मेडिकेटेड पेस्ट एज पर द सजेशन ऑफ डेंटिस्ट हमें वो चालू करना चाहिए। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ऐसे भी केसेस आपके पास सामने और भी कारण होते हैं? जैसे जी डॉक्टर साहब। जी, इसके और भी कारण होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो हमारे दांतों में, अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो भी हमारे दांतों में घिसावट आना शुरू हो जाती है। और एक कारण होता है, अगर रात के किसी पेशेंट का ऐसे क्लेंचिंग की हैबिट हो, जिसको वो ऐसे ऐसे करके बार वो चबाते हैं, अगर उस टाइप की हैबिट हो तो वो भी हमारे दांतों में कनकनाहट की प्रॉब्लम ला सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके पास क्या ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि कई बार दांतों की सफाई करवाने के लिए कोई सामने आया है, कोई पेशेंट आया है और उसके बाद उसको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है? हाँ, यूजुअली मैम देखिए, जब भी दांतों की सफाई होती है तो उसके बाद 5 से 10 दिन थोड़ी दांतों में कनकनाहट बनती ही है। क्यों? क्योंकि दांतों की सफाई में यूजुअली जो कैलकुलस, जो टाटर बोला जाता है, जिसके लिए पेशेंट आया है साफ करवाने, वो हमारे दांतों को पकड़ के रखने के लिए वो यूजुअली उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रिएट करता है। तो जब हम दांतों की सफाई करते हैं तो हम वो टाटर रिमूव किए, जैसे ही वो टाटर रिमूव किया तो जो उसका अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट के साथ वो रिमूव हुआ, तो इसीलिए वो जगह खुल जाती है। और हमें दांतों की सफाई के बाद यूजुअली सेंसिटिविटी होती है, बट 5 से 10 दिन के अंदर वो सेंसिटिविटी धीरे धीरे हमारी वो ख़त्म भी हो जाती है। तो इसीलिए यूजुअली दांतों की सफाई के बाद एक मेडिकेटेड पेस्ट दिया जाता है, ताकि आपको जो कनकनाहट होने वाली है वो बहुत कम मात्रा में हो। क्या डॉक्टर साहब सेंसिटिविटी लंबे समय तक रह सकती है, या ये कहा जाए कि अगर सही तरीके से ख्याल ना रखा जाए तो उम्र भर ये रह सकती है? सेंसिटिविटी के बहुत सारे कारण होते हैं मैम, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हम उस कारण को निजात पा लिए तो वो नहीं रहेगी। अगर हम उसका निजात नहीं किए, जैसे कि दांतों की, अगर उसमें सेंसिटिविटी साइड के दांतों के घसने के कारण हुआ है, हम उसमें फिलिंग कर दिए तो हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। अगर वो हमारे दांत के क्लेंचिंग हैबिट के कारण हो रही थी और हम उसमें नाइट गार्ड पहनना शुरू कर दिए तो हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगी। अगर हमारे दांतों में सड़न है और हमें कनकनाहट हो रही है और डेंटिस्ट के पास जाके हम उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग करवा लिए तो हमारी सेंसिटिविटी चले जाएगी। तो सेंसिटिविटी का निजात पाया जा सकता है, बट
हमें उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, प्रॉपर ट्रीटमेंट के ज़रिए ही अपने जो दांत हैं उनकी सही देखभाल की जा सकती है और उससे जो भी समस्याएं हो रही होती हैं उनसे निजात भी पाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। कई बार लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके, हल्दी का इस्तेमाल करके अपने दांतों की बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं। क्या निरंतर इसका इस्तेमाल करके, रेगुलर इसका यूज़ करके, क्या ये ठीक रहता है दांतों के लिए? मैम देखिए, हल्दी एक टर्मरिक पाउडर है। हल्दी जो है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, बट उसमें कोई बहुत मेजर फ़र्क भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर हमारे मुंह में कोई छाले बन रहे हैं, अगर हम दांतों में कनकनाहट हो रही है और उस समय अगर हम हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमें किसी एक लिमिटेड अमाउंट तक हमें वो फ़ायदा दे सकता है। बट ऐसा रेगुलर उसको यूज़ करने से कुछ फ़ायदा स्पेशल मिल जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं। और बेकिंग सोडा को या फिर बेकिंग पाउडर को अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, इस पर दांतों पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है? क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है? मैम बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेसिकली एक एब्रेसिव एजेंट्स है। अगर उस बेकिंग पाउडर को बहुत रेगुलर यूज़ करेंगे तो हमारे दांतों की लेयर एक घिस जाएगी, और घिस जाएगी तो जो आपने अभी पूछा था कनकनाहट की प्रॉब्लम, तो वो पेशेंट को शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमें घरेलू बहुत सारे उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जीना चाहिए। सुबेरे और शाम के हमें अच्छे से ब्रशिंग करना है। ब्रशिंग के बाद हमें उंगलियों से पूरे गम्स की मसाज करना चाहिए। और हम जब भी सुबेरे का नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं, हम जब भी कुछ खा रहे हैं उसके बाद हमें अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। जी, बस हमें एक ये रूटीन फॉलो करना है और हमें निजात पाना है दांतों से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये सारी चीज़ें तो चलिए जो पेरेंट्स हैं बच्चों को करवा लेंगे, जो यंग एज के हैं वो भी कर लेंगे, लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? बुजुर्गों के लिए सिर्फ एक ही टिप्स है कि वो कुछ भी खाएं तो अच्छे से उसको साफ करें। साफ नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए एक अल्ट्रासोनिक ब्रशेज़ आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ होती हैं। उनको सिर्फ अपने मुंह में उसको रखना है, बटन ऑन करना है और वो सारे उनके दांतों की क्लीनिंग वो ब्रश कर लेगी। तो उनके लिए सुझाव यही है कि अगर वो खुद से नहीं घुमा पा रहे हैं, अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ का उपयोग कर सकते हैं। वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और वो एक और कोशिश करें कि जब भी वो मतलब कुछ खा रहे हैं तो तुरंत जाके एक बार कुल्ला कर लें। ब्रशिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट कुल्ला करने से क्या होता है कि हमारे मुंह में जितनी भी गंदगी कहीं भी फंसी है वो तुरंत उस कुल्ले से साफ़ हो जाती है। बिल्कुल, तो यही सुझाव रहेगा हमारे ओल्ड एज पीपल्स के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके बताया है कि अपने दांतों का किस तरीके से ख्याल रखा जाए। जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, वो किस तरीके से ख्याल रखें, बच्चे किस तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि लापरवाही ना बरती जाए दांतों को लेकर, क्योंकि एक गंभीर समस्या को ये उत्पन्न कर सकता है। तो सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।